तो बच्चों हम पढ़ रहे थे क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें हमारा चैप्टर चला था अल्टरनेटिंग करंट। तो इससे रिलेटेड हम कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं, कुछ टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक होगा एलसीआर सर्किट तक तो हमने वैसे पढ़ लिया है सारा। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो इलेक्ट्रिक रिजोनेंस होगा। और रिजोनेंस के बारे में थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको लास्ट वीडियो में एलसीआर सर्किट जब वहाँ पे हमने पढ़ा था फेजर डायग्राम, वहाँ पे भी दिया था। तो अब थोड़ा सा आइडिया हम यहाँ पे भी लेते हैं इलेक्ट्रिक रिजोनेंस क्या होता है, और हम यहाँ पे एलसीआर सर्किट के रिजोनेंस की बात करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक रिजोनेंस का जो फिनोमिना होता है ना वो केवल एलसीआर सर्किट में होता है। ये आपको इंपॉर्टेंट की पॉइंट याद रखना है कि जहाँ पे एलसीआर सर्किट होगा, एलसीआर, वहीं पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक रिजोनेंस का फिनोमिना होगा। और याद रखना इलेक्ट्रिक रिजोनेंस के दो सर्किट बनते हैं एलसीआर में, एक एलसीआर सीरीज सर्किट बनता है, एक एलसीआर पैरेलल सर्किट बनता है। लेकिन तुम्हें केवल एलसीआर सीरीज सर्किट पे फोकस करना है और वही इसी चीज को पढ़ना है। पहले हम इलेक्ट्रिक रिजोनेंस समझेंगे, फिर हम उसके बाद समझेंगे कि इस इलेक्ट्रिक रिजोनेंस सर्किट का हमारे क्या एप्लीकेशन हम उठा सकते हैं, क्या फायदा हम इसका उठा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक रिजोनेंस। When the frequency of the AC voltage in LCR circuit is equal to the natural frequency of the circuit, then the circuit is called resonance circuit। अगर ऐसा कहीं पे हो जाए, बोला AC वोल्टेज की अगर फ्रीक्वेंसी, क्या बोला, LCR सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, अगर कहीं पे ऐसा हो जाए, बोला क्या लिखा है, when the frequency of the AC voltage in the LCR circuit, अगर LCR सर्किट में AC वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए सर्किट की। देखो सर्किट की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है और एक करंट अप्लाई करने के बाद फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक। तो यहाँ पे उसने क्या बोला कि अगर सर्किट की जो भी आपके पास एलसीआर सर्किट है उसकी एसी वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर अगर हो जाए, क्या बोल रहे हैं, दोबारा ध्यान से सुन लो कि एलसीआर सर्किट की जो फ्रीक्वेंसी है, क्या एलसीआर सर्किट की जो फ्रीक्वेंसी है, कौन सी फ्रीक्वेंसी, एसी वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो वोल्टेज करंट पे होती है ना, क्योंकि जो आपके पास पावर सप्लाई होती है फ्रीक्वेंसी तो उसी पे आएगी। अब ये एलसीआर सर्किट की तो कोई फ्रीक्वेंसी होगी नहीं, इसकी यहाँ नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो सकती है। देखो एलसीआर सर्किट की दो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हो रही है, एक तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी की बात हो रही और एक एसी वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी की बात हो रही। नेचुरल फ्रीक्वेंसी मतलब एलसीआर सर्किट सिंपल रखा हुआ है और उसकी जो है नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है, विदाउट करंट फ्लोइंग इन इट। और एक फ्रीक्वेंसी हो गई जो एसी वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे क्या चीज है कि व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो एलसीआर सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर अगर हो जाती है तो हम बोलते हैं उस सर्किट को रिजोनेंस सर्किट वाला सर्किट क्या हो जाएगा, रिजोनेंस सर्किट हो जाएगा। तो हम इसके बारे में क्या क्या और लिख सकते हैं पेपर में अगर आएगा, तो आपको लिखना है वी हैव ओनली सीरीज एलसीआर सर्किट, और यहाँ पे सीरीज का एलसीआर सर्किट यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। देखो आपने क्या बनाया, ये इस तरीके से आपने एसी पावर सप्लाई बनाया, ठीक है, और यहाँ पे आपने एक इंडक्शन कॉइल लगा दी छोटी सी, और यहाँ पे एक आपने रेजिस्टेंस भी लगा दिया, और यहाँ पे आपने एक कैपेसिटर भी लगा दिया, और ये तीनों चीजें इस तरीके से जोड़ दी। एल हो गया, ये क्या हो गया, आर रेजिस्टेंस, और ये हो गया सी। तीनों को हमने किस में जोड़ दिया, सीरीज में जोड़ दिया, ठीक है। तो सीरीज में जोड़ दिया हमने पावर सप्लाई V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी से। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक रिजोनेंस की। तो इलेक्ट्रिक रिजोनेंस में आपको समझा चुका हूं कि एसी वोल्टेज की ऐसी फ्रीक्वेंसी, ध्यान से सुनो, एसी वोल्टेज की ऐसी फ्रीक्वेंसी जो एलसीआर सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर अगर हो जाए तो उस सर्किट को हम कह देंगे इलेक्ट्रिक रिजोनेंस सर्किट, ठीक है। उस सर्किट को बोलेंगे रिजोनेंस सर्किट। और जो फिनोमिना सर्किट में होगा इस समय जो फिनोमिना आपको देखने को मिलेगा दोनों फ्रीक्वेंसी के बराबर होने पर, उस फिनोमिना को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक रिजोनेंस, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इंपीडेंस ऑफ द एलसीआर सर्किट से। तो इंपीडेंस अगर आपने पढ़ी है एलसीआर सर्किट की, मैंने आपको बताया थी फेजर डायग्राम सॉल्यूशन में, तो थी आर स्क्वायर प्लस एक्सएल डिफरेंस एक्सी का होल स्क्वायर। एक्सएल क्या है आप अच्छे जानते हैं, इसको डिफाइन करते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस इसे बोलते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं आप इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसकी वैल्यू ओमेगा एल के बराबर होती है। आप इस ओमेगा एल को भी और एलोग्रेट कर सकते हैं, 2 पाई एफ होगा, है ना, ओमेगा की वैल्यू। इस तरीके से एक्सी की वैल्यू आती है 1/ओमेगा सी, और ओमेगा की जगह फिर आप लिख सकते हैं 2 पाई एफ। तो इस तरीके से इनको भी मैंने आपको समझा दिया कि एक्सएल और एक्सी क्या है। आर तो यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक। तो जेड की बात कर दी हमने। याद रखना है आपको, इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक रिजोनेंस, इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक रिजोनेंस के केस में आपको क्या देखने को मिलता है, इलेक्ट्रिक रिजोनेंस के केस में आपके पास एक्सएल बराबर एक्सी के हो जाता है। अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, सर्किट की जो एसी वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी है ना वो एलसीआर सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी। अगर ऐसा हो जाए, अगर एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाए तो इसका मतलब क्या है, एसी सर्किट की जो एसी वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो एलसीआर सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो चुकी है, ठीक। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, देखो ध्यान से देखो, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, तो जेड की वैल्यू यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगी, जेड बराबर आर निकल के आ जाएगा। और ये जो है ना इंपीडेंस है सर्किट की, और ये इस समय मिनिमम हो चुकी है क्योंकि एक्सएल भी हट गया और यहाँ से एक्सी भी दोनों हट चुके हैं। तो ये इंपीडेंस मिनिमम होगी सर्किट की, यानी कि सर्किट का मिनिमम रेजिस्टेंस है ये। और अगर मिनिमम रेजिस्टेंस ये सर्किट का है तो ये क्या आपको इंप्लाई करेगा, इट इंप्लाइज दैट, या आपको इंप्लाइज करेगा, इट इंप्लाइज दैट कि आई विल बी मैक्सिमम हेयर। इस केस में क्या हो जाएगी, करंट जो है सर्किट से फ्लो होने वाली मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि जो सर्किट का जो रेजिस्टेंस है ना वो मिनिमम है, तो करंट जो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो दिस केस क्या लिखेंगे, दिस फिनोमिना
ऑफ flowing maximum current in the circuit of flowing maximum current in the circuit maximum current in the circuit maximum current in the circuit is called electric resonance। ऐसे भी लिख सकते हो, और मैंने आपको रेजोनेंस के बारे में और भी लिखा दिया। इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक रेजोनेंस ऑफ द एलसीआर सर्किट। जिस सर्किट की हम बात कर रहे हैं उसी सर्किट पे हम फोकस करेंगे। क्या बोलेंगे, ये इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस का फिनोमेना इज कॉल्ड रेजोनेंस ऑफ द एलसीआर सर्किट। इसको हम एलसीआर सर्किट का रेजोनेंस बोलते हैं। और आपको याद रखना है रेजोनेंस का फिनोमेना एलसीआर सर्किट में ही होता है, सीरीज सर्किट में भी और पैरेलल सर्किट में भी। लेकिन हम यहाँ पे केवल सीरीज सर्किट को क्या करेंगे, यहाँ पे समझेंगे कि सीरीज सर्किट में किस प्रकार फिनोमेना देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको रेजोनेंस सर्किट समझना है क्या होता है कि रेजोनेंस सर्किट क्या होगा। जब एसी वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए तो इसको हम, उस सर्किट को हम क्या बोल देते हैं, रेजोनेंस सर्किट बोल देते हैं। और रेजोनेंस सर्किट के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक रेजोनेंस के केस में क्या होता है, जो आपके पास ये है ना कि इंडक्टिव रिएक्टेंस वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाता है। और अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो जेड आर हो जाएगा। इसका मतलब जेड की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, मतलब इंपेडेंस मिनिमम, सर्किट का रेजिस्टेंस मिनिमम, इसका मतलब करंट मैक्सिमम। और इस फिनोमिना को, मैक्सिमम करंट फ्लो होने के फिनोमिना को एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये बात होगी इलेक्ट्रिक रेजोनेंस की। इलेक्ट्रिक रेजोनेंस के बारे में हमने जान लिया कि इलेक्ट्रिक रेजोनेंस कैसे होता है और क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक रेजोनेंस के बारे में आपके पास इतना ही है। फिलहाल हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं कि इसके बारे में हम और क्या क्या जान सकते हैं अपनी बुक के हिसाब से। तो यहाँ पे आपको ये फिगर दिख रहा होगा और कुछ एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे लिखे हैं, लेकिन उसको समझने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ और बताता हूँ। देखो ना, थोड़ी सी चीज़ें और यहाँ पे छूट गई हैं। वो चीज़ें क्या छूटी हैं, देखो एक्सएल बराबर एक्सी था ना, एक्सएल बराबर एक्सी था आपके पास, तो एक्सएल की वैल्यू आप ओमेगा एल रख दो और एक्सी की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा सी रख दो। और ओमेगा को इधर ले आओ, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 अपॉन एल सी, है ना। और ओमेगा को आप रख दो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट एल सी। और ओमेगा की वैल्यू आप और रख दो 2 पाई एफ ओमेगा की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट एल सी करके ये आ गया। और एफ आप निकाल दो तो एफ हो गया आपके पास 2 पाई रूट एल सी। तो एफ क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है। कौन से सर्किट की फ्रीक्वेंसी है, एलसीआर रेजोनेंस सर्किट की ये फ्रीक्वेंसी है। तो याद रखना, इसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी कह देते हैं। ठीक है, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी सर्किट की। कहीं पे इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आएगा तो तब हम उसको क्या करेंगे, वहां पे कंसर्न करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको याद रखना है जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकली है, ये फ्रीक्वेंसी एलसीआर सर्किट की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। ठीक है ना, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ पूछेगा तो 1/2 पाई रूट एलसी इस तरीके से आपको निकालना है। ठीक होगी बात, क्योंकि देखो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो आर पे डिपेंड करती नहीं है। देखो सीधी सी बात है, देखो फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में आर नहीं आया ना, तो आर नहीं आया, इसका मतलब क्या हो गया कि रेजिस्टेंस पे फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं कर रही है। इसलिए तो उसने वहां पे बोला था शुरू में कि एलसीआर जो एसी वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी है अगर वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, और नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर कब हो सकती है, जब एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाए, तभी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर एसी वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी होगी। और वो जो एसी वोल्टेज की इस केस में, इस एसी सर्किट की, एलसीआर सर्किट की इस केस में जो फ्रीक्वेंसी होगी जिसको हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहेंगे, और उसको हम एफ से यहाँ पे डिनोट करेंगे 1/2 पाई रूट एल सी। अब हम आगे बात करते हैं इस ग्राफ की जो आपके बुक में दिया हुआ है। देखो ये ग्राफ क्या है, इस तरफ ओमेगा है, ओमेगा का मतलब आप समझ लो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर स्पीड या फिर एंगुलर वेलोसिटी। इस तरफ आपको I0 दे रखा है, देखो एम्पियर करंट दे रखे हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू भी रेटेड करी हुई है 0.0, 0.5, 0. ये 1 हो गया, ये 1.5 हो गया, 2 हो गया। इधर तो क्या है, स्पीड हो गई, एंगुलर वेलोसिटी, या फिर इसको मैंने क्या बोला एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इस तरफ करंट की बात करनी। तो आपको याद रखना है मैक्सिमम करंट, यानी कि करंट, और आपको ओमेगा में क्या किस तरह के ग्राफ देखने के लिए मिलता है। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, रेजोनेंस सर्किट की। एलसीआर रेजोनेंस सर्किट में ऐसा हो रहा है। और कब, देखो सबसे पहले आपके पास ये वाला ग्राफ है ना, देखो ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ, पहले ये वाला ग्राफ ये गया ऐसे और ये गया ऐसे वापस आ गया। तो ये R = 100 ओम, यानी कि 100 ओम वाले रेजिस्टेंस के लिए ऐसा एलसीआर सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस 100 ओम की है, उसमें जो है ओमेगा आई के साथ इस तरीके से बिहेव आपको करेगा और देखने को मिलेगा। और दूसरी चीज, जब रेजिस्टेंस आप 200 ओम कर देंगे ना, तो आपके पास जो ये ओमेगा का बिहेवियर हुआ ना, वो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से हमने इसके बिहेव की बात कर ली कि ओमेगा को आई के अगेंस्ट कैसे प्लॉट करते हैं। R = 100 ओम के लिए, R = 200 ओम के लिए, ये एलसीआर सर्किट की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं, ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो करंट देखो कितनी मैक्सिमम हो गई एक तरीके से ना। और इस बेस्ड पे जो एलसीआर सर्किट जो हमने पढ़ा है, एलसीआर रेजोनेंस सर्किट, उसके कुछ एप्लीकेशन होते हैं जो तुम्हारी बुक में लिखे हुए हैं, तो उस एप्लीकेशन को आपको खाली याद करना है। ठीक है, तो सबसे पहले है टू सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी इन द रेडियो एंड टीवी। आप रेडियो देखते होंगे, शायद आपने कभी रेडियो सुना हो या फिर टीवी देखी हो। तो टीवी में जब भी कोई चैनल आता है ना, तो चैनल में जो भी वीडियोस प्ले होती हैं, जो साउंड आता है, वो सब फ्रीक्वेंसी के कारण आता है। क्योंकि जब तक फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी रेडिएशन की, तब तक क्या कहते हैं, वो आपको टीवी में कुछ दिखाई नहीं देगा और ना ही रेडियो में कुछ सुनाई देगा, क्योंकि एक सेलेक्टिव फ्रीक्वेंसी पे ये होते हैं।
और जो ये आपके पास एलसीआर रेजोनेंस सर्किट है ना, ये उस फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करने के काम आता है, उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करने के काम आता है। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट हो जाएगी तो उस हिसाब से क्या होगा, रेडियो भी चलने लग जाएगा और टीवी भी आपकी चलने लग जाएगी। ठीक है, तो ये क्या काम आता है, एलसीआर रेजोनेंस सर्किट आपको एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी यानी कि फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करने में काम आता है, टीवी में भी और रेडियो में भी। दूसरी बात हो गई इंडक्शन हीटिंग, यानी कि इंडक्शन आपने सुना होगा हीट जनरेशन का काम करता है। इंडक्शन समझते हो, वो इंडक्शन जो आजकल घर में चूल्हे चल रहे हैं जिनमें खाना हम पका सकते हैं इजीली, वाला। तो इंडक्शन हीटिंग के भी एलसीआर रेजोनेंस सर्किट बहुत काम आता है। वोल्टेज का मैग्निफिकेशन करने का काम होता है, वोल्टेज मैग्नीफाई कर सकते हैं आप रेजोनेंस सर्किट से। और तीसरी चीज पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, पावर फैक्टर भी इंप्रूव होता है। और पावर फैक्टर क्या होता है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वैसे पावर फैक्टर जो होता है ना, वो कॉस फाई होता है, उसको हम आगे कंसर्न करेंगे कि कॉस फाई क्या होगा। ठीक है ना, कॉस फाई आपको पता है, कॉस की बात हो रही है तो कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे कॉस फाई इसी तरीके से हम यहाँ पे आगे कैलकुलेट करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में आपने क्या सीखा कि आपके पास रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस सर्किट क्या है, एलसीआर रेजोनेंस आपके पास है तो एलसीआर रेजोनेंस आपको सीखना है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपको उसको निकाल के दिखानी है, जैसे जैसे मैंने आपको करके दिखाया वैसे वैसे आपको करना है। उसके बाद आपको इस ग्राफ को देखना है, इस ग्राफ से अगर कोई सवाल कभी आ जाए तो, वैसे तो आने के चांस नहीं है लेकिन फिर भी क्या है, इस ग्राफ को आपको देखना है, आपकी बुक में है तो देखना आपको जरूर बनता है। फिर उसके बाद आपको रेजोनेंस सर्किट जो है ना, उसके आपको क्या देखना है, एप्लीकेशन देखना है, क्या क्या एप्लीकेशन रेजोनेंस सर्किट के हम कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन आपके पास रेजोनेंस सर्किट के होते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है इलेक्ट्रिक रेजोनेंस में। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करो, इसे शेयर भी करो। मैंने आपको बोला मेरी कोई कमी है ना तो प्लीज़ मेरे को बताया करो कमेंट करके, ताकि मैं उनको रेक्टिफाई कर पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू।